वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या? बोहर्स मैग्नेटॉन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन। अब क्योंकि आप लोग एटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर उसके एटम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है। तो एटम के कंस्टिट्यूएंट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक वेरी स्मॉल रीजन में लाई करते हैं एटम के अंदर, एंड दैट स्मॉल रीजन और टाइनी रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके कारण करंट होगा। और इसका मतलब ये हुआ अगर करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में करंट होगा, तो इसका मतलब वो सर्कुलेटिंग करंट होगा, तो उसके कारण एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बन रही है। ठीक है। अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बन रही है तो दैट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। इट मींस जैसे मान लीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और इसके सराउंडिंग में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बन रहा है ये एक तरह से। तो अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और अगर मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है। तो किसी एटम में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, तो ये तो डिपेंड करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है। तो इसका मतलब किसी का ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, किसी का कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो किसी एटम का कम से कम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कम से कम जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट करेगा कोई एटम, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन नाउ? द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम। एक एटम में कम से कम जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। क्लियर? द मिनिमम magnetic moment associated with an atom। एक एटम में कम से कम मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। उसको हम बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं, कम से कम जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये तो हम पढ़ ही चुके कि इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन के कारण डेफिनेटली एटम के अंदर जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो कम से कम कितना हो सकता है दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। अब इसके लिए हमने डेरिवेशन निकालना है, बोहर मैग्नेटॉन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो पाथ का जो रेडियस है वो r है। ठीक है। और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब let n electrons revolve
around the nucleus with angular velocity omega, and r is the radius of the path. R is the radius of circular path. क्लियर? ये हुआ, इसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस r है। अब मैंने निकालना है एक्सप्रेशन किसके लिए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। अब क्योंकि ये करंट कैरिंग कॉइल का रोल प्ले कर रही है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का रोल प्ले कर रहा है। ये तो एक करंट कैरिंग कॉइल के कारण कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है? देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is equal to I into A. A is area of the coil. इस कॉइल का जो एरिया है वो A है, और मान लीजिए इसके कारण करंट जा रहा है I, ठीक है, where A is equal to pi r square। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई r स्क्वायर। अगर r इसका रेडियस है तो A की वैल्यू हो गई पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब करंट कितना होगा? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं अभी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये एक चक्कर काटता है, मान लीजिए इसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जो है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो t है, तो I इज इक्वल टू, हमने इससे पहले फॉर्मूला डिस्कस किया है, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। सपोज ये एक चक्कर t टाइम में कंप्लीट कर देता है तो I की वैल्यू हो जाएगी, देन I कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू, अब dq कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं लिख रहा हूं E अपॉन कितने टाइम में इसने एक चक्कर काटा? t टाइम में, ठीक है, E बाई t, ठीक है। तो करंट हो गया मेरे पास E अपॉन t, बट t इज इक्वल टू, t is equal to 2 pi upon omega। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। t की वैल्यू होगी 2 pi upon omega। अगर मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं तो I is equal to E upon 2 pi into omega, but omega is equal to, एक रिलेशन था मेरे पास V is equal to r omega, then omega is equal to V upon r, where V is the velocity of the electron। जो लीनियर वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियली होगी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी V है, तो ओमेगा अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाई r। तो ओमेगा की वैल्यू लिखी जा सकती है I इज इक्वल टू E V अपॉन 2 pi r, ठीक है। तो करंट की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, क्लियर? रख दीजिए ये वैल्यू यहां पर, A की वैल्यू थी पाई r स्क्वायर और I की वैल्यू थी E V अपॉन 2 pi r, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू, I की वैल्यू आई मेरे पास E V अपॉन 2 pi r इनटू एरिया की वैल्यू थी मेरे पास पाई r स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज r के साथ ही r कैंसिल, ये इसके साथ पाई के साथ पाई कैंसिल, you can write it as EVR upon 2। This is the magnetic dipole moment associated with the atom। यानी कि मेरे पास M की वैल्यू आई EVR upon 2, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब सेकंड पोस्टुलेट बोहर का क्या था? बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था मॉडल ऑफ एटम में, दैट इज कि केवल वही ऑर्बिट स्टेशनरी होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये वो ऑर्बिट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो किसी प्रकार की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो केवल वही ऑर्बिट स्टेशनरी होंगे या इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा। यही था ना सेकंड पोस्टुलेट। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू
बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर सेकंड पोस्टुलेट क्या था? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यही था सेकंड पोस्टुलेट। तो यहां से मुझे देखिएगा जो m है वो है EVR अपॉन 2 पाई। मैंने क्या किया, यहां से VR आ रहा है यहां पर, तो सेकंड पोस्टुलेट से VR की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इस यहां से मेरे पास VR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, m नीचे चला जाएगा 2 पाई, ये आ गई VR की वैल्यू, ठीक है। अब VR की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, नाउ क्लियरली VR की वैल्यू रखता हूं NH अपॉन 2 पाई इसमें, तो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू E इंटू NH अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई, ठीक है, E NH अपॉन 4 पाई m, 2 पाई m यहां से था, 2 इंटू 2 ये था, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 पाई m। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया कॉइल के कारण या इसके इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा m E h अपॉन 4 पाई m। यू कैन राइट इट एज m इज इक्वल टू, अगर मान लो अब कम से कम इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, कम से कम जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यहां पर ये जो आ रहा है, ये पॉइंट नोट करने वाला यहां पर ये आ रहा है जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का, ठीक है। अब n मतलब n क्या चीज है यहां पर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, E इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। n का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा है, तो पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। n जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू, अब मिनिमम इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम कब हो सकती है, इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब दैट विल बी द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। बाकी तो n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कम से कम इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी कि आप लिख सकते हो इसको m इंटू म्यू इंटू बी, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू E h अपॉन 4 पाई m। दिस म्यू बी इज कॉल्ड, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं म्यू इंटू बी, बी फॉर बोहर्स, बोहर्स मैग्नेटन आ जाएगा E h अपॉन 4 पाई m। तो इसका मतलब दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द एटम, ये कम से कम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इससे कम किसी एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो सकता। ये जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटम, क्लियर। तो वेरी सिंपल, m इज इक्वल टू I इंटू a, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड पोस्टुलेट यूज कीजिए, बोहर्स पोस्टुलेट, और यहां से Vr की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए म्यू बी डायरेक्शन बन जाएगी इसकी, इसका मतलब क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन आप निकाल सकते हो राइट हैंड स्क्रू रूल की सहायता से, ये राइट हैंड रूल की सहायता से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अल्टीमेटली थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? गायरोमैग्नेटिक रेशियो, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, अगर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम एंगुलर मोमेंटम के साथ डिवाइड कर देते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम टू द एंगुलर मोमेंटम, यानी दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट
डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मीन्स अब मैग्नेटिक मोमेंट था ये, ठीक है, या EVR अपॉन 2, यही यूज कर लेते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम या फिर NH अपॉन, चलिए ये कर लो आप, ENH अपॉन 4 पाई m, ये तो आया था मैग्नेटिक मोमेंट, डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम क्या था MVR, और MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 पाई अपॉन NH, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा MVR, ठीक है, और ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी ये, डिवाइडेड बाई MVR का मतलब हो गया NH अपॉन 2 पाई, MVR की जगह हम रख सकते हैं NH अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये 2 बच गया, NH के साथ NH कैंसिल, which is equal to E by 2m. This is called gyromagnetic ratio, gyromagnetic ratio, ठीक है, E अपॉन 2m, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि एटम कोई भी है तो उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, तो कोई भी मैटर जो है उसका मैग्नेटिज्म कैसे होगा, उसकी कौन सा मटेरियल जो है वो किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी किसकी, ठीक है। अब ये स्टडी करना है हमें कि किस मटेरियल का मैग्नेट बनाया जा सकता है, किसका नहीं बनाया जा सकता, कौन मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा मटेरियल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, ये बिहेवियर अगर हमने चेक करना है, यानी कि मैग्नेटिज्म और मैटर को अगर हम रिलेशन स्टडी करना है, तो उस केस में कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हमें पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, हालांकि इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मटेरियल की permeability क्या होती है, what do you mean by permeability of material? permeability of material होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है, फ्री स्पेस की permeability को रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू नॉट से। what do you mean by permeability of the material? तो permeability of material होगा कि यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में से कितनी क्रॉस कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, What is the relative permeability? मतलब इट मीन्स जैसे फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं, और कोई मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए अलाउ करता है, उसके कंपैरिजन में जो होगी लाइंस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। मतलब जैसे यूनिट एरिया ले लिया, कोई मटेरियल ऐसा है उसमें से वो अलाउ कर देगा, जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइट का, ठीक है, अगर ग्लास शीट है तो वो अधिकतर लाइट को अपने अंदर से पास करने देता है, लेकिन अगर ये मटेरियल है ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देता। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने देते हैं, और कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने नहीं देते। तो इसका मतलब या फिर कम लाइंस को अलाउ करते हैं, ठीक है, जितना फ्री स्पेस में जा सकती है उससे ज्यादा तो किसी मटेरियल में हो नहीं सकती, लेकिन उससे कम हो सकती है। कोई ऐसा मटेरियल होगा जो अलाउ ही नहीं करता अपने अंदर में से पास करने के लिए, ठीक है, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा अगर हम लाइट सोर्स के आगे रखते हैं तो लकड़ी में से लाइट पास नहीं होगी, अलाउ ही नहीं करेगा वो लाइट को पास करने के लिए। ग्लास की शीट है, ग्लास की शीट में से लाइट आसानी से पास हो जाएगी, वो अधिकतर लाइट रेज को पास करने के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो उनको कौन सा मटेरियल कितना अलाउ करता है अपने अंदर में से पास करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू आर से,
This is permeability of the material to the ratio of permeability of the material to the permeability of the vacuum या फ्री स्पेस। तो यानी कि दोनों की जो रेशियो होगी ये मीडियम की है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम अपने अंदर से कितनी फील्ड लाइंस को क्रॉस करने के लिए अलाउ करता है, डिवाइडेड बाय permeability of free space. Clear? This is called relative permeability. Clear? Next है magnetizing force. This is very important term. Magnetizing force. या फिर और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है कि किसी भी मटेरियल की अगर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करना है तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत जरूरी है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए हम किसी स्पेसिमेन को मैग्नेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और द बेस्ट वे फॉर मेकिंग अ स्पेसिमेन मैग्नेट इनटू मैग्नेट या किसी भी मटेरियल को फॉर मेकिंग अ मटेरियल इनटू मैग्नेट, ठीक है, तो किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है या मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम एक सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो करते हैं। यानी कि द बेस्ट मेथड टू मेक द मटेरियल अ मैग्नेट वी प्लेस इट इनसाइड द सोलेनॉइड एंड पासिंग करंट थ्रू इट, ठीक है, कि किसी भी मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर रख दिया और उसमें से करंट फ्लो कर दिया जाए। ऐसी बात है कि सोलेनॉइड के दो पोल बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। अगर इस मटेरियल के अंदर डेवलप हो गया, जो भी हमने मटेरियल इसके अंदर रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी। क्लियर? तो जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है उस मटेरियल के लिए, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी स्पेसिमन को किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। यानी द डिग्री अप टू विच a specimen can be magnetized, कि किस एक्सटेंट तक हम किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर सकते हैं या किस डिग्री तक जो है वो मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बेस्ट मेथड क्या है फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, प्लेस द मटेरियल इनसाइड अ सोलेनॉइड and passing current through that. That is the best method to make a permanent magnet. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर रखिए और उसमें से करंट फ्लो करवा दीजिए। That is the best method for making a permanent magnet. अब हमने एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है। जैसे मान लो मुझे इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, ठीक है, तो मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं। क्लियर? मैंने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। या फिर कहने का मतलब ये है, जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, इस तरह से सोलेनॉइड के अंदर इसको रख दिया और इसमें से करंट फ्लो कर दिया, ठीक है। बात यही आ रही है, एक इसका नॉर्थ पोल बिहेव कर गया, दूसरा इसका साउथ पोल बिहेव कर गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो बाहर से जो मैंने ये जो फील्ड लगा रखा है, बाहर से जो मैंने ये फील्ड लगा रखा है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ लगा रखी है, इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड
मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये जो बाहर से फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स को अलाइनमेंट करवाने के लिए जो फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक मटेरियल लिया और उसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, ठीक है। If n is the number of turns per unit length of toroidal solenoid, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है तो उसको सोलेनॉइड के अंदर रख दो। हमने क्या किया, एक टोरॉइडल सोलेनॉइड लिया और उसके अंदर उस मटेरियल को रख दिया, ठीक है। अब अगर इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो उसके अंदर, जैसे मान लो मैंने इसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्लियर। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देन B इज इक्वल टू म्यू इनटू n इनटू I। अगर I करंट फ्लो किया हमने तो B इज इक्वल टू हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू इनटू Ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने बाहर से अप्लाई किया। हालांकि मैं यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेशक, तो बाहर से हम ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कहने का मतलब ये, इसको सोलेनॉइड के अंदर मान लीजिए, ठीक है। तो हमने जो यहाँ से फील्ड अप्लाई किया, तो टोरॉइड के अंदर जब इसको रखा तो टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू Ni। मटेरियल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज B इज इक्वल टू म्यू इनटू H। ये क्यों लिखा, देखिएगा, म्यू तो कांस्टेंट है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करता हूं तो B की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, I की वैल्यू चेंज होती है तो इसके साथ B की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू है, मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू है या मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जो वैल्यू है, वो N और I के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो दिस N into I, that is called H is equal to Ni, clear, that is called मैग्नेटाइजिंग फोर्स। H is called मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम H से, ठीक है। H is equal to N into I। तो अगर SI यूनिट निकालने हैं इसके, या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, SI यूनिट क्या हो जाएंगे, इसके SI यूनिट आ जाएंगे, व्हाट इज M? N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, और I क्या है, करंट। करंट के SI यूनिट हो जाएंगे एम्पियर, और ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऊपर जाएगी मीटर पर मीटर, तो इसके SI यूनिट हो जाएंगे एम्पियर पर मीटर, ठीक है। मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के SI यूनिट आ गए एम्पियर पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको मैं इरेज कर दूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ध्यान देना, दो टर्म्स आ रहे हैं मेरे पास, एक तो आई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये जो हम बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं ये वो है किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करने के लिए। अब आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डिफरेंस है दोनों टर्म में, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I करंट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? देखिए, जब मैंने एक स्पेसिमेन लिया, ये स्पेसिमेन लिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया सपोज, अब क्या होगा कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ये जरूरी नहीं कि हर स्पेसिमेन में करवाया जा सकता है। जैसे अगर आप लकड़ी रख देते हो तो उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन हमने वो मटेरियल लिया, ये हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन हमने एक ऐसा मटेरियल लिया जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। जैसे मान लो आयरन पीस ले लिया मैंने ये, ठीक है, तो आयरन पीस ले लिया तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा फाइनली। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्पेसिमेन। किसी भी स्पेसिमेन में यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी I is equal to m upon v। अब मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, जैसे इस तरह की रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ है 2l और पोल स्ट्रेंथ इसमें डेवलप हो गई स्मॉल m मान लीजिए, तो ये बन जाएगा which is equal to m into 2l डिवाइडेड बाय, अगर इसका लेंथ अगर इसकी 2 है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a into 2l। तो I की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास m into 2l डिवाइडेड बाय a into 2l, वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into लेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2l से 2l कैंसिल हो गया, I is equal to m by a। तो कितनी आ गई मेरे पास, m by a, ठीक है। तो a क्या है यहां पर, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। तो ये बन जाएगा मेरे पास I is equal to m by a, ठीक है। नो असाइनमेंट क्या हो जाएगी, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, SI यूनिट क्या होंगे। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू I इंटू a या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के हो जाएंगे मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा which is equal to एम्पियर पर मीटर। सेम h के भी क्या आए थे SI यूनिट, h के भी SI यूनिट थे एम्पियर पर मीटर, और इसके भी क्या SI यूनिट आ गई मेरे पास एम्पियर पर मीटर, ठीक है। या फिर यहां से निकालना है तो मैग्नेटिक यहां से भी वही आएंगे, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ के SI यूनिट है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ के हो जाएंगे एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय एरिया के हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, तो ये फिर कितने बन जाएंगे एम्पियर पर मीटर। चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, बात एक ही है। कहने का मतलब SI यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर, क्लियर। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने यहां से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाई, या फिर जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो है H। ये बाहर से जो मैंने फील्ड अप्लाई किया वो H है। इसकी वजह से इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन देखता हूं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए H इधर और I इधर, होगा क्या, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है मान लीजिए एक, यानी आयरन है, ठीक है, आयरन है, तो एक्चुअली होगा क्या कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज चेन बनाते हैं, उनका अपना इंडिविजुअल नेट डाइपोल मोमेंट होता है। हर एक मॉलिक्यूल का अपना खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन
जब तक एक आयरन पीस है अपने आप में वो मैग्नेट बिहेव नहीं करता, नॉर्मल आयरन पीस जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें अलाइनमेंट कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की। हालांकि उसका जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल इस तरह से क्लोज चेन बना लेते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ से कैंसिल हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया इसका, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इसका कितना, 0। इसका नेट डाइपोल मोमेंट है 0, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है ना उनकी आपस में अलाइनमेंट होगी। अगर अलाइनमेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपस में क्लोज चेन बना रहे हैं, इनकी जो अलाइनमेंट है वो क्लोज चेन में है, क्लोज चेन बना रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी तक कितना है, 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फील्ड अप्लाई कर दिया, एच की वैल्यू अप्लाई कर दी। अब क्या होगा, जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, व्हाट हैपन, ये चेन टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगेगी, नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये चेन टूटना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये चेन टूटना शुरू होगी तो इन मॉलिक्यूल्स की जो अलाइनमेंट है ना, इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप H को बढ़ाओगे, इसके अंदर I की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, तो ये भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन I और H का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन एक स्टेज के ऊपर आकर के क्या होगा, बढ़ाते जाइए, एक स्टेज के ऊपर आकर के क्या होगा, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो गई तो इसका मतलब इसके बाद भी जब तक ये अलाइनमेंट नहीं थी तब तक जैसे जैसे H को बढ़ाओगे इसके अंदर I की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक स्टेज के ऊपर आकर के ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इससे ज्यादा अलाइनमेंट हो ही नहीं सकती। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म दैट कैन बी डेवलप्ड इन अ स्पेसिमेन। ये इससे ज्यादा मैग्नेटिज्म हम इसके अंदर डेवलप नहीं कर सकते, तो अगर ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब इसके बाद भी आप H को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इस तरह से आगे कांस्टेंट चलना शुरू हो जाएगा। ये करना तो I और H का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बाद ये सारे जैसे ही सारे के सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, उसके बाद H की वैल्यू बढ़ाने से इसमें मैग्नेटिज्म जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म दैट कैन बी डेवलप्ड इनसाइड द मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो ये था दिस इज द डिफरेंस बिटवीन I एंड H, यानी कि मैग्नेटाइजिंग, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एक है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और दूसरी टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कौन सी है, जो हमने बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रखा है, और I कौन सा है, जो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? Susceptibility. What is susceptibility? The ratio, एक टर्म डिस्कस करी मैंने H और दूसरी टर्म डिस्कस करी I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो इन दोनों के जो आपस में रेशियो है दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। रेशियो intensity of magnetization, ratio of intensity of magnetization to the magnetizing intensity। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है I, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम शाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? शाई से। ये रेड एज लाइक दिस, शाई इज इक्वल टू I अपॉन H। SI यूनिट
SI यूनिट होंगे? नो यूनिट, क्योंकि जो यूनिट इसके थे वही यूनिट इसके थे। एम्पियर पर मीटर इसके थे और एम्पियर पर मीटर एच के थे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नो यूनिट, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। नेक्स्ट रिलेशन इज इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन susceptibility, relative permeability and intensity of magnetization, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड शाई। रिलेटिव परमेबिलिटी और शाई में क्या रिलेशन है, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। मान लीजिए एक स्पेसिमेन है, अंडरस्टैंड करना, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। देखिएगा, मैंने इसको एक मटेरियल लिया, जैसे मान लो आयरन पीस ले लिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये स्पेसिमेन जो था इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जाहिर सी बात है, यहां से हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड, जब तक ये नहीं था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड था मान लीजिए V0 वैक्यूम में, ये फील्ड हमने अप्लाई किया, वैक्यूम में ये था। अब जैसे ही ये स्पेसिमेन इसके अंदर रखा, ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए, समझिए इसको। जब इसको इसके अंदर रखा स्पेसिमेन को, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। अब इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो जो हमने अप्लाई किया है V0 वो, प्लस इसके अंदर जो डेवलप हुआ उसके कारण भी होगा। तो इसका मतलब इस मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल बिकम B is equal to V0 प्लस इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ उसको मैं Bm से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि V0 तो है ही इधर, प्लस Bm इसके अंदर भी डेवलप हो गया, तो इसका मतलब हो गया V0 प्लस Bm। कहने का मतलब कि when a specimen is placed in external magnetic field, then the total magnetic field in the specimen will be sum of the magnetic field in vacuum to the magnetic field developed by the magnetic field due to the magnetic moment developed inside the material। इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया B0 प्लस Bm। Bm का मतलब है जो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ तो उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो B इज इक्वल टू B0 इंटू Bm। इसका मतलब B0 मीन्स म्यू नॉट H, ठीक है। B0 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू H, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो H है, तो B0 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट इनटू I। इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ दैट इज I, दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू I। अब इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ दैट इज B, एंड दिस कैन बी रिटन एज म्यू इनटू H। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ इसके अंदर, अगर इसकी परमीएबिलिटी म्यू है तो ये लिखी जा सकती है म्यू H मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। यहां से अगर मैं म्यू नॉट H कॉमन ले लेता हूं तो यहां बच गया 1 प्लस I अपॉन H। H के साथ H कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस, बट I अपॉन H क्या था, I अपॉन H इज इक्वल टू शाई, तो ये आ गया शाई 1 प्लस शाई। तो म्यू नॉट को इधर ले आइए, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस शाई, या फिर म्यू अपॉन म्यू नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमीएबिलिटी, तो ये आ गई रिलेटिव परमीएबिलिटी। इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई, ठीक है। यानी
रिलेटिव परमेबिलिटी और शाई के बीच में क्या रिलेशन आ गया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।